अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। पहले अप्रैल के माह में अनाउंस किया गया था और अभी अक्टूबर के माह में अनाउंस किया गया है और इसमें रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते होते हैं। इससे स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं और फिर जैसे जैसे कैंडिडेट की प्रमोशंस होती रहती हैं तो इस तरह ही फिर सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाता है। इसके बाद फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल। आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक जो होता है वो नेवी के मिडशिपमैन और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ऑफिसर के रैंक के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल डिस्कस करें तो पाक आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर इसकी कंप्लीट डिटेल अपलोड हो चुकी हैं। तो इसमें 3 लिंक्स दिए गए हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इसके कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहता है तो वो यहाँ पर क्लिक कर दे। रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है और इसके बाद एग्जाम स्लिप का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले अगर हम कोर्स डिटेल के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर यानी कि बताया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 नवंबर है। इसके बाद जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे वो 11 नवंबर से 11 जनवरी के दरमियान लिए जाएंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते होते हैं जो कि अनमैरिड हों। और अगर कोई स्टूडेंट मैरिड हैं और वो आर्मी को पहले से ही सर्व कर रहे हैं और वो 20 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। यानी कि वैसे तो अनमैरिड ही होने चाहिए और लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पहले से ही आर्मी को ज्वाइन कर रहा है तो उनके लिए रिलैक्सेशन है कि वो 20 साल से ऊपर हों और फिर भी अगर वो मैरिड हैं तो फिर वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की डिटेल बताई हुई है कि इंटरमीडिएट और इसके इक्विवेलेंट के जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा होल्डर भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की हुई है 2 ईयर या 4 ईयर या पहले से ही आर्मी को सर्व करना है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड में कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ यानी कि 162.5 सेंटीमीटर हो और वेट एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स हो। इसके अलावा नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए और इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डुअल नेशनलिटीज़ होती हैं तो आफ्टर सिलेक्शन उन्हें दूसरी नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी। और पीएमए लॉन्ग कोर्स में सक्सेसफुली सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को इसके बाद 2 साल पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स को सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है जो कि 17वें ग्रेड के ऑफिसर के बराबर होता है और इसके बाद स्टूडेंट्स को अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी दिया जाता है और इसके बाद और भी बहुत सी मराहत दी जाती हैं। और यहाँ पर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सारी कंडीशंस देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन और एज के बारे में बताया हुआ है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट और इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन हासिल की होते हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं, यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं जिनकी एज इस तरह से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। और ऐसे ग्रेजुएट्स जिन्होंने 2 ईयर एज ग्रेजुएशन की होती हैं वो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को पहले से ही सर्व कर रहे होते हैं तो उनकी एज लिमिट 17 से 23 साल के दरमियान है। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यानी कि एज रिलैक्सेशन भी दी जाती हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की एज 3 माह ज़्यादा या 3 माह कम भी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 ईयर ग्रेजुएशन की होती हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं जिनकी एज 24 ईयर से कम होनी चाहिए। और इन स्टूडेंट्स के लिए किसी किस्म की कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। और आर्मी सोल्जर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं जिनकी एज 25 ईयर हो और इन्हें भी किसी किस्म की कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। और एज आपने 1 मई 2023 तक कैलकुलेट करनी होती हैं। ये कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है कि सबसे पहले आपने ईयर, फिर मंथ और फिर डेट लिखनी होती हैं, यानी कि 2023, 5 और फिर 1। इसके बाद नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट के 2003, 10 और 5 डेट ऑफ बर्थ है तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड होगा, क्योंकि आप देखो कि इसमें से ये डेट माइनस करनी है तो इसके बाद जो रिक्वायर्ड डेट होगी वही आपकी टोटल एज बनेगी। तो 1 में से तो 5 माइनस हो नहीं सकता तो इधर से 1 इधर हम कैरी लेंगे। जब इधर से 1 कैरी लेंगे तो इधर तो मंथ पढ़ें, यानी कि 1 इधर पूरा महीना कैरी आएगा तो महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 और 1 31, 31 में से 5 निकालेंगे तो वो हमारे पास 26 डेज़ आ जाएंगे। इसके बाद क्योंकि 1 इधर कैरी गया था तो बाकी इधर हमारे पास 4 रह जाएंगे तो 4 में से यानी कि 4, अब 4 में से तो 10 माइनस नहीं हो सकते तो इधर से 1 और इधर कैरी आएगा। अब इधर ईयर्स हैं, ईयर्स में यानी कि 12 मंथ होते हैं तो इधर यानी कि 12 और 4 कितना हो जाएंगे 16। तो 16 में से जब 10 माइनस करेंगे तो बाकी 6 रह जाएंगे। इसके बाद इधर अब क्योंकि 2022 रह गया था तो अब 2022 में से 2003 माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 19 रह जाएंगे। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ थी तो जो उसकी यानी कि जो फाइनल एज है वो 19 साल 6 माह और 26 दिन निकलेगी। तो इस तरह करके आप अपनी भी एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और आपकी एज 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो इस तरह करके आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। और पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के एफए, एफएससी या इसके इक्विवेलेंट में एटलीस्ट 55% मार्क्स हों
और ऐसे स्टूडेंट जो बीए या बीएससी के बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके बीए या बीएससी में 60% मार्क्स हों और एफएससी में एटलीस्ट 50% मार्क्स हों, यानी कि ऐसे स्टूडेंट को 5% एफएससी के मार्क्स में रिलैक्सेशन दी गई हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो आर्मी सोल्जर हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि एफए एफएससी इसके इक्विवेलेंट में एटलीस्ट 50% मार्क्स हों। और ऐसे स्टूडेंट यानी कि जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट या बीए या बीएससी के ऐसे स्टूडेंट जिनके पास रिजल्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन डुप्लीकेट या रिवाइज्ड मार्कशीट अवेलेबल है तो वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन से वेरीफाई करने के बाद ये इसे सबमिट करा सकते हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो ए लेवल से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट 55% एग्रीगेट हो उनका, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पीएमएल लॉन्ग कोर्स की इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस भी आप देख सकते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही आईएएसएसबी से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हो चुके हैं तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए इसमें वो वाले स्टूडेंट शामिल नहीं है, यानी कि जिन्होंने पहले इनिशियल दिया हो या इनिशियल देने के बाद आईएएसएसबी में पेयर ही ना हुए हों तो वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईएएसएसबी दिया है और आईएएसएसबी से स्क्रीन आउट हुए हैं या फिर वहाँ से यानी कि नॉट रिकमेंड हुए हैं, रिजेक्ट हुए, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ ऐसा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पहले अप्लाई किया था, उसने इनिशियल दिए थे, उसके बाद फाइनल यानी कि जो आईएएसबी में वो नहीं गया था तो वो इसमें अप्लाई कर सकता होता है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 120 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 4 मंथ्स के अंदर ही कोई और आईएएसबी का टेस्ट दिया है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह करके तमाम इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस पेज का लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर की सारी डिटेल देख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपने अप्लाई करना होता है और आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा ASNRC सेंटर विजिट करके वहाँ पर अपने सारे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते होते हैं। और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 नवंबर है, यानी कि 3 अक्टूबर से 6 नवंबर के दरमियान इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और सैटरडे और संडे भी इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट सैटरडे या संडे को अप्लाई करना चाहता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो इनिशियल टेस्ट जो हैं वो 11 नवंबर से 11 जनवरी के दरमियान लिए जाएंगे और इसमें सैटरडे और संडे ऑफ हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो टेक्निकल कैडेट कोर्स में पेयर हुए थे जो फरवरी के माह में अनाउंस किया गया था और उसके सारे इनिशियल टेस्ट क्लियर किए थे और अभी बेशक उनका आईएएसबी नहीं हुआ है या फिर आईएएसबी में वो पेयर हो गए हैं, तो दोनों केसेस में वो पीएमए में अप्लाई करते वक्त खुद को रिपीटर ही कंसीडर करेंगे। और इन रिपीटेड स्टूडेंट्स के जो इनिशियल टेस्ट हैं वो 6 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान लिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करें तो कैंडिडेट का सबसे पहले रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल के एमसीक्यूज होते हैं। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद अगर हम इन टेस्ट की डिटेल डिस्कस करें तो जो रिटन टेस्ट होगा सबसे पहला टेस्ट यानी कि जो आपका होगा उसमें एमसीक्यूज होंगे और वो जो एमसीक्यूज हैं वो इंग्लिश, मैथ, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात और जनरल नॉलेज की बुक्स में से लिए जाएंगे। यानी कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट एफएससी प्री मेडिकल से बिलोंग करता है और वो ये समझे कि मुझे तो मैथ मैंने एफएससी में पढ़ी नहीं है, तो ये जो मैथ होती हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की होती है, यानी कि अगर आपके मिडिल और मैट्रिक के अच्छे कंसेप्ट हैं तो आप इसमें पेयर हो सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। और इस टेस्ट का कोई भी सिलेबस आर्मी की तरफ से अनाउंस नहीं किया जाता है और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक परचेज कर सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए। इस तरह की डोगर की भी एक बुक मार्केट में अवेलेबल है, या इस तरह करके आप अपनी मर्जी की भी कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम फिजिकल टेस्ट की सारी डिटेल डिस्कस करें तो इसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है जो आपने 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती हैं और इसके 3 मार्क्स होते हैं। इसके बाद पुलअप्स की 3 रेपिटेशंस होती हैं 2 मिनट्स में और इसमें यानी कि 2 मार्क्स होते हैं इसके। इसके बाद पुशअप्स 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स और इसके भी 2 मार्क्स होते हैं। और क्राउंचेस की 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स और इसके 2 मार्क्स होते हैं। इसके बाद डिच क्रॉसिंग जो 7.2 फीट होती हैं और इसके 1 मार्क्स होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप इन पांचों में से अगर किसी एक में भी अनफिट होते हैं और कोई एक भी फिजिकल टेस्ट यानी कि 5 टेस्ट होंगे, इनमें से अगर आप एक में भी कोई एक भी टेस्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप एज अ फेलियर ही कंसीडर होंगे और आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो पास नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा जिसकी सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पांचों टेस्ट आपने क्लियर करने होते हैं जो फिजिकल टेस्ट में यानी कि 5 सब टेस्ट होते हैं जिसमें रनिंग है, पुशअप है, पुलअप है, क्रंचेज और डिजिट क्रॉसिंग है। और अगर आप किसी एक इवेंट में भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप फिजिकल टेस्ट में फेलियर के तौर पर ही कंसीडर होंगे।
और ऐसे कैंडिडेट जो इनिशियल मेडिकल और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। और ये इंटरव्यू एसआरओज और साइकोलॉजिस्ट ले रहे होते हैं। और इंटरव्यू से पहले आपको एक ऐसे लिखना होता है जो कि 10 लाइन्स का होना चाहिए, इंग्लिश और उर्दू में। ये जो ऐसे होता है इसके बाद फिर आपका इंटरव्यू ले जाते हैं और इस इंटरव्यू के 20 मार्क्स होते हैं। और इन 20 मार्क्स के आपके कम से कम 12 मार्क्स आना ज़रूरी हैं। और अगर किसी कैंडिडेट के 12 मार्क्स नहीं आते हैं तो वो इंटरव्यू में फेलियर के तौर पर कंसीडर होगा। इस इंटरव्यू में कुछ चीज़ें जज की जाती हैं, जिसमें एक्सप्रेशन जज किया जाता है कैंडिडेट का। इसके बाद उसका कॉन्फिडेंस इंग्लिश और उर्दू दोनों में चेक किया जाता है। इसके बाद उसका करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज यानी कि है या नहीं ये भी डिस्कस किया जाता है। और आजकल के दौर में स्टूडेंट जो होते हैं वो एफएससी में सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही पढ़ रहे होते हैं, बाकी जो आम न्यूज़पेपर होते हैं वो पढ़ ही नहीं रहे होते। तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ होती हैं। तो आपने ये चीज़ भी इससे पे एक बारे में भी प्रिपरेशन करनी है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं आप न्यूज़पेपर पढ़ लें या फिर कॉलम्स पढ़ना स्टार्ट कर लें। कॉलम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है करंट अफेयर को समझने में और अपनी राय देने में। तो इस तरह करके आप कॉलम्स वगैरह पढ़ने शुरू कर दें। इसमें आपको जो करंट अफेयर्स के बारे में भी काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा जियो और पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में आपको कितना नॉलेज है ये चेक किया जाएगा, ओवरऑल आउटलुक। इसके अलावा को करिकुलम एक्टिविटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स और हॉबीज़ शामिल हैं। और इसके अलावा ये तमाम जो इंटरव्यूज़ होंगे ये आपके ओवर CCTV के ज़रिए रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो सक्सेसफुली इनिशियल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद उनका जो मेन होता है उन्हें ISSB का लेटर आता है। ISSB के लेटर के 4 माह बाद उन्होंने जो बोर्ड सेलेक्ट किया होता है ISSB का, तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ वो 4 दिन गुजारते हैं जिसमें उनके DTO, GTO और साई के इंटरव्यूज़ होते हैं। और इस तरह वहाँ पर भी सारा फिज़िकल टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप प्लानिंग होती हैं, डिस्कशन होती हैं और आपको यानी कि मुकम्मल तौर पर 4 दिनों में जज किया जाता है। इसके बाद 5वीं सुबह जब आप घर वापस आ जाते हैं तो इंटरनेट पे आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, जिसमें आपके रिकमेंडेशन या फिर नॉट रिकमेंडेशन के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा बहुत ही अहम चीज़ यानी कि जब आपने इनिशियल टेस्ट देने जाना होता है तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हुआ तो वो आपको उधर टेस्ट में नहीं बैठने देंगे। इस तरह कई दफ़ा हो चुका है कि स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं लेकिन उनके पास कोई भी एक भी अगर डॉक्यूमेंट मिस होता है तो वो उन्हें अंदर टेस्ट में नहीं बैठने देते। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक करके जाना है। इसमें सबसे पहले तो आपके मैट्रिक और FSC का रिजल्ट कार्ड, इसके बाद CNIC की एक कॉपी या फिर अगर आपका CNIC नहीं बना हो तो बे फॉर्म की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपने टेस्टेड करवानी होती हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ 3 पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास। और इसके बाद अगर आप पहले से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं तो नॉट रिकमेंडेशन का जो एक लेटर होता है वो होना चाहिए आपके पास। और ऐसे स्टूडेंट जो रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास फाइनल रिजल्ट नहीं है तो वो होप सर्टिफिकेट की बेस पर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में अगर हम इसमें अप्लाई करने का मेथड डिस्कस करें तो आपने अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस पोर्टल में सबसे पहले तो अब क्योंकि कोर्स जो पहले से सिलेक्ट कर लिया गया है, इसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना होता है। ARC सेंटर जो जहाँ पर आपके इनिशियल टेस्ट होने वो आपने अपने नज़दीक जो भी सिलेक्ट करना होता है। आपने अपना नेम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है, अपना CNIC लिखना होता है। वापस वही CNIC आपने वेरीफाई करना होता है, यानी कि दोनों दफ़ा आपने अपना CNIC लिखना है। इसके बाद आपने अपने फादर या गार्डियन का नेम लिखना होता है, उनका CNIC लिखना होता है। और ये तमाम डिटेल आपने अच्छी तरह चेक करके सही करके लिखने को। इसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन लिखना होता है और अगर आपके फादर जो हैं वो पहले से आर्मी में हैं तो उनकी सारी डिटेल लिखनी होती हैं। यहाँ जिन बॉक्सेस के आगे रेड कलर का स्टार बना हुआ है तो मतलब कि वो बॉक्सेस आपने लाजमी तौर पर फिल करने हैं। और जिन बॉक्सेस के आगे रेड स्टार नहीं बना हुआ है तो वो बॉक्सेस में अगर आप कुछ भी ना लिखें, उन्हें खाली छोड़ दें, फिर भी आपका अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई करने में कोई भी मसला नहीं आएगा। और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी होती है, जिसमें सबसे पहले आपने मैट्रिक की सारी डिटेल बतानी होती है, उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स वगैरह आपने सारी डिटेल देनी होती है। उसके बाद स्कूल और बोर्ड की सारी डिटेल देनी होती हैं और फिर आपने FSC की सारी डिटेल देनी होती है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका भी FSC का कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है तो FSC पार्ट 1 के रिजल्ट की बेस पर भी इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और यहाँ पर आपने सारी अपनी FSC पार्ट 1 की डिटेल देनी होती हैं। और इसके बाद अगर आपकी BS 4 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुका है तो आपने उसकी भी यहाँ पर डिटेल देनी होती हैं। इसके बाद हेयर बाय पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे वाला कैप्चा कोड लिखना होता है। और ये कोड लिखने के वक्त आपने दरमियान में स्पेस नहीं देनी होती। अक्सर स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चनिंग आ रही होती है कि हमारा कैप्चर कोड जो है वो यानी कि सही तरह नहीं लिखा जा रहा, तो आपने जो स्पेस है वो नहीं देनी होती है। और इसके बाद आपने रजिस्टर कर लेना होता है ख़ुद को, जिसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वापस अगर आप इसी पेज पर आएँ तो आपको एग्ज़ाम स्लिप का भी जो लिंक है वो भी नज़र आ रहा होगा। तो इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा।
जाएगा जिसमें आपने अपना CNIC लिखना है और अपने गार्डियन का CNIC लिखना होता है। तो इस तरह करने के बाद आपने नीचे अपना जो कैप्चा कोड है वो लिखना होता है और इसके बाद आपने जो अपना चेक स्टेटस है इस पर क्लिक कर देना होता है, जिसके बाद आपके अगर तो एग्ज़ाम स्लिप आ गई हुई तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी, नहीं तो अक्सर होगा तो ये फ़ौरन आ जाती हैं, अक्सर होगा 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो खैर आपने ये चेक करते रहना होता है। जब आपकी एग्ज़ाम स्लिप आ जाएगी तो उसके बाद फिर आपने अपना डेट और टाइम वगैरह की सारा शेड्यूल जो होगा आपके इनिशियल टेस्ट का वो देख लेना है। और जब आपने इनिशियल टेस्ट देने जाना है तो आप ये ज़रूरी है कि आप ये रोल नंबर स्लिप भी लेके जाएँ। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हमने पहले चाहे डिस्कस कर लिए वो भी आपने लाजमी लेकर जाने होते हैं। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।